तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 3 वनस्पति जगत पढ़ाने वाली हूँ, जो कि क्लास 11th का 3rd चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करेंगे, ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हमारे लेसन की ओर। आपको मैं पढ़ाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी बच्चों कि मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको यदि मेरे समझाने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो आपको समझाऊँ वो अच्छे से समझाऊँ, पर फिर भी मेरी तरफ से अगर कोई कमी रहे तो आप वहाँ से पीडीएफ लिखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वनस्पति जगत, जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करेंगे पहले तो, ठीक है। हमारा पहला है शैवाल, जिसे हम थैलोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा के बारे में हम समझेंगे। क्या बोल रहा है? शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव होता है। देखिए, शैवाल जो है वह उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण वह स्वपोषी होता है, ठीक है। मतलब कि वह अपना भोजन जो है स्वयं बना सकता है, ठीक है। और इनकी संरचना देखें तो ये सरल थैलॉइड के रूप में होते हैं। मतलब कि थैलाइड बोले तो जिनका जो शरीर है वो ना ही जड़ में विभक्त हो, जड़, तना और पत्ती तीनों में विभक्त ना हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सरल थैलाइड, ठीक है, जो कि शैवाल में पाया जाता है। ये तो शैवाल जड़, तना, पत्ती तीनों में विभक्त नहीं होता है, ठीक है। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी और सरल थैलॉइड होते हैं। ये मुख्यतः अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव होता है। मतलब कि जो शैवाल होता है वो खारे पानी में भी रह सकता है और हमारा जो नॉर्मल पानी रहता है उसमें भी, दोनों में मतलब ये आवास आराम से कर सकता है, ठीक है। ये अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। ये अलवणीय जल और लवणीय जल के अलावा नमयुक्त पत्थर, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जल और मिट्टी, लकड़ी और नमयुक्त पत्थरों के अलावा शरीर के ऊपर भी वास करते हैं। जैसे कि कुछ शैवाल होते हैं जो कवक के ऊपर, जैसे कि लाइकेन में, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कवक है, लाइकेन में शैवाल पाया जाता है। मतलब कि जो लाइकेन है उसको हम देखकर पहचान नहीं सकते कि कवक है या शैवाल है, क्योंकि लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों होता है। तो कुछ शैवाल जो होते हैं कुछ कवकों के ऊपर भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकेन, ठीक है। और कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो प्राणियों के संगठन, मतलब प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ रीच, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका आवास क्या था, ठीक है। अब देखेंगे इसका आकार। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो मतलब आकार में बहुत बड़े होते हैं, और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनके आकार और माप में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। ये कॉलोनीय जैसे वॉल बॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो गायरा तक हो सकते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कॉलोनी, मतलब जो समूह बनाकर रह सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। कुछ जो है समूह बनाकर रह सकते हैं, और कुछ तंतु के रूप में रह सकते हैं, तंतु के रूप में रह सकते हैं। जैसे कि समूह के रूप में कौन रहेगा, उसका एग्जाम्पल है आपके पास वॉल बॉक्स। आपने वॉल बॉक्स को देखा होगा, नहीं देखा है तो हमारे पास डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं, ये वॉल बॉक्स का डायग्राम है, ठीक है। तो कुछ शैवाल समूह के रूप में रह सकते हैं, जैसे कि वॉल बॉक्स, और तथा कुछ तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिक्स और गायरा तक हो सकते हैं। तो जो तंतुमयी शैवाल है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और गायरा। तो आपको यूलोथ्रिक्स का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, डायग्राम दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, तंतु के रूप में है जो ये सेकंड वाला जो डायग्राम है, ठीक है। ये काय का है आपका? यूलोथ्रिक्स का है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशाल काय होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत बड़े आकार में होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्प, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसकी ऊंचाई देखें तो 100
मीटर तक की जो है इसकी ऊंचाई रह सकती है। ठीक है, अब हमने तो बात कर ली काई की कि किस टाइप से रह सकते हैं, मतलब समूह बना के तंतु रूप में, और ये आकार में काफी बड़े भी होते हैं। ठीक है, जैसे विशालकाय होते हैं तो कैसे कैल्प इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे जनन की। तो शैवाल में जो जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। उनमें से जनन कौन कौन से हैं? तो पहला जनन है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन तथा तीसरा है लैंगिक जनन। तो शैवाल जो होते हैं 3 प्रकार का जनन करते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन वह विखंडन विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन किसके द्वारा करते हैं? ये विखंडन द्वारा करते हैं। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। जब ये कायिक जनन विखंडन द्वारा करते हैं तो इसका प्रत्येक जो क्या कहना चाहिए खंड है उसमें थैलस बन जाते हैं। ठीक है, वो विभक्त हो जाते हैं और उनमें थैलस बन जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। तो हमने तो ये बात की थी कायिक जनन की। अब हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन इनमें विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अलग अलग बीजाणु जो कि विभिन्न प्रकार के बीजाणु होते हैं उनके द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। ये समानता है बीजाणु, ये जो बीजाणु है वो समानता क्या होते हैं? जो स्पोर होते हैं। ठीक है, ये बीजाणु क्या होते हैं? जो स्पोर होते हैं। इनमें कसाभिक या फ्लैजिला होता है, और ये जो जू स्पोर होते हैं ये कसाभी का युक्त हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। कसाभी का, या फिर हम जिसे पूंछ कह सकते हैं। ठीक है, और ये चलायमान होते हैं, मतलब कि ये गति कर सकते हैं। ठीक है, चलायमान मतलब कि गति कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं जो कि बहुत विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा करते हैं, और इनमें जो समानता बीजाणु होते हैं वो जू स्पोर होते हैं और कसाभी का युक्त होते हैं तथा ये चलायमान भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है लक्षण। यदि आप नोट कर रहे होंगे तो आप ये जरूर नोट करें कि जो इनमें अलैंगिक जनन है वो बीजाणु द्वारा होता है और ये बीजाणु जू स्पोर होते हैं, तथा इनमें कसाभिका होती है जो कि चलायमान होती है। कसाभिका या कसाभिक जिसे हम कहें, इसे हम फ्लेजिला भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? इनमें अंकुरण होता है और अंकुरण के बाद इनसे नए पौधे बन जाते हैं। इस कारण इस तरह इनमें जो है अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब हमने तो बात कर ली अलैंगिक जनन की। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। इनमें लैंगिक जनन जो है 3 प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है समयुग्मकी, एक होता है आपका असमयुग्मकी और एक होता है आपका अंडयुग्मकी। ठीक है, तो हम इसे समझ लेते हैं। तो लैंगिक जनन में 2 युग्मित संगलित होते, मतलब कि एक नर युग्मक सम्मिलित होगा और एक दूसरा होगा आपका मादा युग्मक। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक 2 इसमें युग्मक सम्मिलित होते हैं। ये युग्मक कसाभिका युक्त होते हैं। इनमें भी जो है कसाभिका या फिर फ्लैजिला होती है। ठीक है, तो ये युग्मक भी कसाभिका युक्त होते हैं तथा माप में समान होते हैं। तो समयुग्मकी लैंगिक जनन में जो नर युग्मक होगा और जो मादा युग्मक होगा दोनों आकार में सेम होंगे। ठीक है, दोनों आकार में सेम होंगे। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखें तो यूलोथ्रिक्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल्स है आपको याद रखना चाहिए कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स या फिर जो डायग्राम्स दिए रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। हम नीट की बात करें तो नीट में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और पीएनएसटी के लिए भी यदि हमने इससे एनसीईआरटी से प्रिपरेशन की है तो आपको 60 मार्क्स का आपका पीएनएसटी का जो पीएनएसटी में जो बायोलॉजी होती है वो 60 मार्क्स की होती है। तो आपके मिनिमम 50 मार्क्स आपके डन समझिए आप, यदि आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये युग्मक कसाभिका युक्त तथा माप में समान होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया यूलोथ्रिक्स, और उसका मैंने आपको डायग्राम भी बताया। ठीक है, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। कुछ जो लैंगिक जनन करते हैं शैवाल, उनमें जरूरी नहीं कि फ्लैजिला हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लैजिला विहीन होते हैं लेकिन माप में समान होते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है आपका स्पाइरोगायरा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे जनन को हम क्या कहेंगे? समयुग्मकी जनन कहेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं नाम से समयुग्मकी मतलब ऐसा जनन जिनमें नर और मादा दोनों समान हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? समयुग्मकी हो जाएगा। अब हम असमयुग्मकी की बात करेंगे। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित हो तब क्या बोलेंगे? उसे हम असमयुग्मकी कहेंगे। मतलब कि जो नर युग्मक है वो बड़ा हो
और मादा युग्मक छोटा हो या फिर मादा युग्मक बड़ा हो और नर युग्मक छोटा हो तो उसे हम असम युग्मकी या फिर विषम युग्मकी भी कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो यूडोराइना, यूडोराइना असम युग्मकी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं यूडोराइना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है आपको यहाँ तक, यूडोराइना देख सकते हैं आप, नहीं दिया है। ठीक है, कि कुछ जैसे यूडोराइना, ठीक है, कि कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल, विषम युग्मकी मतलब वही असम युग्मकी, ठीक है, लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है। मतलब जो यूडोराइना है की जो कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि विषम युग्मकी लैंगिक जनन करते हैं, तो उसमें जो मादा युग्मक होगा वो बड़ा होगा तथा अचल होगा, मतलब कि ये गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मादा युग्मक जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, और जो नर युग्मक होगा, जो नर युग्मक होगा वो आकार में छोटा होगा लेकिन चलायमान होगा। आप देख सकते हैं लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान जो कि गति कर सके, चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स फ्यूकस। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स फ्यूकस। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये दिया हुआ है। पहले हम उसे पढ़ ले फिर आपको ये समझा देते हैं। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं, लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी, ये आप देख सकते हैं डायग्राम है ना, ये आपका वॉल्वॉक्स का है, ये आपका यूलोथ्रिक्स का है। ठीक है, ये आपके ग्रीन शैवाल में आते हैं, आप देख सकते हैं इनका रंग भी ग्रीन है जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये भूरे शैवाल के एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें ये फर्स्ट वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो लेमिनेरिया का है। ये देखिए आप यहाँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। जो लिखा है ये जो है आपका वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, और ये जो है आपका ये भूरे शैवाल में आते हैं। ठीक है, जो कि ये क्या है, लेमिनेरिया है, ये देख सकते हैं आप नाम यहाँ पे लेमिनेरिया। और ये सेकंड आपका फ्यूकस का है एंड थर्ड आपका है डिक्टाइओटा। ठीक है, डिक्टाइओटा का ये एग्जाम्पल है, डायग्राम है, सॉरी। और लाल शैवाल में देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला फर्स्ट वाला जो डायग्राम, ये है आपका पोरफायरा का। ठीक है, ये काय का है, पोरफायरा का है। ठीक है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं पत्ती जो आपको पेड़ टाइप का नजर आ रहा है, ये है पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम समझ लेते हैं तालिका को। शैवाल के डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। डिवीजन, सामान्य नाम, प्रमुख वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति और आवास। ठीक है, तो क्या है क्लोरोफाइसी, मतलब कि जो क्लोरोफाइसी में आने वाले सदस्य हैं उन्हें हरे शैवाल के अंतर्गत रखा गया है। इनका सामान्य नाम क्या है, हरे शैवाल। ठीक है, इनमें प्रमुख वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। इनमें प्रमुख वर्णक जो है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा। इसमें संचित भोजन देखें तो मतलब किस रूप में ये अपने भोजन को संचित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में अपने भोजन को ये संचित करते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इनमें फ्लैजिला की संख्या 2 और 8 होती है। ठीक है, और इनमें जो निवेशन की स्थिति है वो समान और शीर्ष होती है। क्या होती है, समान और शीर्ष होती है। और ये आवास कहाँ करते हैं, तो अलवणीय जल, लवणीय जल तथा खारे जल, तीनों प्रकार के जल में जो है ये आवास करती है। अब हम फियोफाइसी के देखें तो इसका बच्चा आपको नीचे विस्तार में दिया हुआ, बस आपको मैं आपको थोड़ी थोड़ी तालिका समझा देती हूँ। ठीक है, फियोफाइसी के सदस्य को काय में रखा गया है, भूरे शैवालों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और सी, इनमें प्रमुख वर्णक ए और सी है। फ्यूकोजेंथिल, ठीक है, फ्यूकोजेंथिल। संचित भोजन देखें तो मैनिटोल, लेमिनेरिन। ठीक है, कोशिका भित्ति देखें तो सेल्यूलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। फ्लैजिला की संख्या 2,
उनकी निवेशन की स्थिति असमान और पार्श्वी, इनमें समान होती है, इनमें असमान होती है, इनमें शीर्ष होती है और इनमें पार्श्वी होती है। ठीक है, आवास अलवणीय जल बहुत कम, मतलब कि बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जो कि अलवणीय जल में होती है, और खारा जल और लवणीय जल में जो है ये ज्यादातर रहती है, क्या में खारे जल और लवणीय जल में। ठीक है, अब हम रोडोफाइसी के देखें तो ये लाल शैवाल के अंतर्गत आते हैं इनके सदस्य। इनमें प्रमुख वर्णक देखें तो क्लोरोफिल ए और डी, ठीक है, और फाइको एरिथ्रीन। ठीक है, संचित भोजन देखें तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। कोशिका भित्ति देखें तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इनमें फ्लैजिला की संख्या देखें तो इनमें अनुपस्थित होती है। आप देख सकते हैं इनमें 2 और 8 होती है, इनमें केवल 2 होती हैं और इनमें तो अनुपस्थित ही होती है। ठीक है, मतलब उपस्थित ही नहीं होती। आवास का देखें तो ये अलवणीय जल, कुछ ऐसे होते हैं जो अलवणीय जल में होते हैं और अधिकांशतः खारे जल, लवण जल इनमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनमें जो प्रमुख वर्णक है इनमें ए बी है, इनमें ए सी है और इनमें ए डी है। ठीक है, तो बी सी डी और ए ए। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। क्योंकि जो जलीय प्राणी हैं उनके खाद्य चक्रों का ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान देना चाहिए। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज या प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। तो भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली शैवालें कौन कौन सी हैं, तो पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगासम। ठीक है, तो ये क्या है, खाने के लिए यूज की जा सकती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैराटीन का उत्पादन करते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि उत्पाद देते हैं, जैसे कि कैराटीन। ठीक है, जिसका उपयोग हम व्यवसाय के रूप में करते हैं। इनका उपयोग हम काय के व्यावसायिक के रूप में करते हैं। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है। आगार किससे प्राप्त होता है, तो जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम तथा जेली बनाने में किया जाता है। तो आइसक्रीम तथा जेली बनाने में भी हम शैवालों का यूज करते हैं। शैवालों से प्राप्त उत्पाद जैसे अगार का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइसक्रीम तथा जेली बनाने में अगार का यूज करते हैं, जो कि हमें जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिक शैवाल है। क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना जो है एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जो भोजन के रूप में शैवालों का यूज करते हैं वो क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना का यूज करते हैं, जिनमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। देखिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, जिनको हम समझेंगे विस्तार पूर्वक। तो हम सबसे पहले क्लोरोफाइसी को समझ लेते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं उन्हें हम प्रायः हरे शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिकीय, ठीक है, कॉलोनीमय तथा अथवा तंतुमय हो सकते हैं। मतलब कि ये समूह के रूप में भी रह सकते हैं और तंतु के रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से ये रह सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। तो इनमें जो क्लोरोफिल ए और बी जो कि प्रभावी होते हैं इनमें पाया जाता है, तो इसी कारण इनका जो रंग है हरी घास है, इसी कारण इन्हें हम हरी शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। वर्णक सुस्पष्ट, इनमें जो वर्णक है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कई आकार के हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क के रूप में भी, डिस्क के आकार के भी हो सकते हैं, प्लेट की आकार के भी हो सकते हैं, जाली का आकार हो सकते हैं, कप के आकार के हो सकते हैं, सर्पिल या फिर रिबिन के आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काय के आकार कहना चाहिए तो क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, जो कि जिनमें क्या होता है, वर्णक पाया जाता है। ठीक है, इनके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में
एक अथवा एक से अधिक पायरिनॉइड होते हैं, और पायरिनॉइड हम किसे कहते हैं, स्टार्च को, ठीक है। तो पायरिनॉइड स्टार्च होते हैं, तो जो कि एक और अथवा एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो क्लोरोफाइसी है वो स्टार्च के रूप में अपना भोजन संचित करते हैं, लेकिन कुछ शैवाल इनमें से जो मतलब जो सदस्य होते हैं, तो उनमें से कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जो कि स्टार्च के अलावा तेल बूंदक के रूप में भी अपना भोजन संचित करती हैं। तो क्लोरोफाइसी एक ऐसा शैवाल में मतलब क्लोरोफाइसी में पाए जाने वाले सदस्य जो कि स्टार्च के अलावा तेल बूंदक के रूप में भी भोजन संचित करते हैं, ठीक है। हरे शैवाल में प्रायः हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कठोर होती है, ठीक है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। जो क्लोरोफाइसी के सदस्य में जो शैवाल पाई जाती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है, और इनकी जो आंतरिक सतह रहती है वो सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। अब हम जनन की बात कर लें तो कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के बनने से होता है। तो इनमें जो कायिक जनन है वो जो तंतु है, तो जैसे ये बीज से टूट गया है ना, तो ये जो तंतु टूटा तो उससे दो नए वो बन गए, क्या जीव बन गए। तो इस प्रकार से इनमें जो है कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो फ्लैजिला युक्त जो स्पोर से होता है, तो इनमें जो स्पोर है होंगे वो फ्लैजिला युक्त होंगे। जो स्पोरेंजिया जल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। तो लैंगिक जनन में जो लैंगिक कोशिकाएं की जो बनती हैं तो उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं, ठीक है। इनके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा है, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा, क्लोरोफाइसी के बारे में समझा। अब हम आगे क्या समझेंगे बच्चों, फियोफाइसी के बारे में, ठीक है। तो फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। तो जो फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल हैं वो मुख्यतः समुद्री आवास में मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। इनके भी आकार और माप में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी से लेकर, सरल शाखित मतलब जो जिनकी संरचना सरल हो और हम जिन्हें मतलब देखने में हम सरलता से जिन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो संरचना है ये सरल शाखित तंतुमयी, जैसे कि तंतुमयी का एग्जाम्पल देखें तो एक्टोकार्पस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, से लेकर सघन शाखित जैसे कैल्प तक हो सकती है। तो जो कैल्प है विशालकाय होते हैं और उनकी जो संरचना रहती है वो सघन शाखित रहती है, मतलब कि घना आकार होता है, ठीक है। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। तो जो आपने देखा कि कैल्प की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल एसी कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल होता है। इनमें जो क्लोरोफिल है वो एसी कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर, इनका जो रंग है वो जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है, ठीक है। तो भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। इनमें जो भोजन संचित होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, ठीक है। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में होता है, और ये जो भोजन है वो लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में होता है, ठीक है, हो सकता है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। तो कायिक कोशिका जो होती है इनमें जो कायिक कोशिका होती है में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। जो कोशिका भित्ति होगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन स्तर होता है। जिनकी बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी अथवा केंद्रक होते हैं। मतलब कि प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें लवक के अलावा
केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक भी उपस्थित होंगे। ठीक है। पौधा प्रायः संलग्नक द्वारा अधः स्तर से जुड़ा होता है। तो इनमें जो पौधा है वो प्रायः संलग्नक द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है और इनमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग भी होता है। तो इनमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग भी होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसमें जो कायिक जनन है ये भी विखंडन विधि द्वारा ही होगा। ठीक है। अलैंगिक जनन की बात करें तो नाशपाती का आकार आपने यदि नाशपाती देखा होगा तो नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जो स्पोर द्वारा होगा। ठीक है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं। इनमें जो फ्लैजिला होगी वो असमान होगी, मतलब ये एक की बड़ी है तो एक की छोटी होगी। ठीक है। तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। तथा ये क्या है? पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। तो इनमें जो लैंगिक जनन है वो 3 प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी या फिर हम जिससे कहें विषमयुग्मकी। ठीक है। युग्मकों का संगम जल में, युग्मकों का जो संगम है वो जल में अथवा अंडधानी या फिर विषमयुग्मकी स्पीसीज या प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म या नाशपाती आकार की होती है। तो इनमें जो युग्मक होगा वो नाशपाती आकार का होगा। ठीक है। और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होंगे। इनके जो पार्श्व है उनमें 2 फ्लैजिला होंगे। ठीक है। इनके सामान्य सदस्य देखें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस है। ठीक है। तो आपको ये सदस्य जो है याद रखने हैं। तो फियोफाइसी में आने वाले सदस्य कौन कौन से हैं? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस। ठीक है। अब हम समझेंगे रोडोफाइसी को। रोडोफाइसी क्या होती है? रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले शैवालों को हम लाल शैवाल कहते हैं। इनका रंग लाल वर्णक, इनका जो रंग है वो लाल वर्णक तथा फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। अधिकांश जो लाल शैवाल हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिकांश होती है। मतलब जो समुद्र में जो गर्म क्षेत्र होंगे वहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। मतलब कि जो लाल शैवाल है जहाँ पर पानी की सतह पर जहाँ पर प्रकाश अधिक होगा वहाँ पर भी पाए जाएंगे और समुद्र की गहराई में जहाँ पर प्रकाश कम होगा वहाँ पर भी पाए जाएंगे। ठीक है। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है। लाल शैवाल का जो लाल थैलस है वह अधिकांशतः क्या होता है? बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। तो इनकी जो संरचना है वो क्या होती है? जटिल होती है, मतलब कठिन होती है, कठोर होती है। ठीक है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इनमें जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। तो इनकी स्टार्च की जो रचना है वो एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इनमें अब हम जनन की बात करें तो कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन अचल मतलब जो चल नहीं सकते अचल बीजाणुओं द्वारा और लैंगिक जनन जो है अचल युग्मकों द्वारा, मतलब जो युग्मक है वो भी अचल होंगे तो उनके द्वारा होगा। ठीक है। तो लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। ठीक है। इनमें जो लैंगिक जनन है वो समयुग्मकी नहीं विषम युग्मकी होता है। इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। ठीक है। इसके सामान्य सदस्य देखें तो पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेनियम इसके क्या है? सदस्य हैं। तो रोडोफाइसी में आने वाले सदस्य पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा तथा जिलेनियम है। ठीक है। बच्चों हमने ये पढ़ा शैवाल के अंतर्गत जितना भी अध्ययन करना था हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका ब्रायोफाइटा लेके आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस कारण हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इसी तरह जो है वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।